हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक मोशन में। मैं हूं प्रियंका, लेकर आई हूं सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का पार्ट सेकंड। बेटा, जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो बच्चे पहले पार्ट फर्स्ट देखिएगा, तब आपको ये वाला पार्ट समझ आएगा। अब बात करते हैं, मैंने लिखा हुआ है एक्टिविटी 2.1, लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ सेल। अगर आपने मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो उस फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको यही बताया था कि अगर हमें थोड़ी सी भी नॉलेज है तो उस नॉलेज के बेस पे हम जिस भी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ आइडिया लग जाता है, हमें कुछ ये पता चल जाता है कि हमारा रिजल्ट लगभग क्या आने वाला है। इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये जानेंगे कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस की, जैसे आप अनियन पील ले लीजिएगा, आप रियो लीफ की पील ले लीजिएगा, या चिक हमारे जो चिक होते हैं इनकी जो स्किन होती है, इनकी सेल अगर आप देखना चाह रहे हैं तो माइक्रोस्कोप से हम इतना आइडिया लगा सकते हैं कि सेल का साइज क्या होगा, यानी कि जो हम सेल देख रहे हैं वो हम कितनी एनलार्ज करके देख सकते हैं। ठीक है, कितना देख सकते हैं या कितनी एनलार्ज करके हमने देखी है। ठीक है, तो इसको एस्टिमेट करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि किसी भी सेल को हम स्टडी कैसे करते हैं, किसी भी सेल को हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं। तो बेटा चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्केल बनाया हुआ है। ठीक है, आपको ट्रांसपेरेंट ये स्केल लेना है और इस स्केल को आपको यहाँ इस स्टेज पे रखना है। और जब आप यहाँ अपनी आंख रखेंगे, आंख से देखेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से एक सर्कुलर, एक गोले से हिस्से में ये जो मार्क्स लगे हुए हैं स्केल के ऊपर ये दिखाई देंगे। इन्हें आप काउंट कर लो। सपोज करो यहां से यहां तक की दूरी 5 मिलीमीटर है, यानी कि हमारे स्केल पर मिलीमीटर के मार्क्स होने चाहिए, यानी कि हमारा स्केल मिलीमीटर को मापता हो, ऐसा स्केल होना चाहिए। यानी कि जब हम अपनी स्लाइड पर किसी भी सब्सटेंस की सेल जब हम रखेंगे तो उसका हमें इतना हिस्सा दिखाई देगा, यानी कि कितना हिस्सा दिखाई देगा, 5 मिलीमीटर के इस सर्कल के बीच में जो सेल होंगी वो हमें दिखाई देंगी। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो 5 मिलीमीटर है, ठीक है, इसका हम कन्वर्जन करेंगे माइक्रो मिलीमीटर में। किसमें कन्वर्जन करेंगे इसका? माइक्रो मिलीमीटर में। ठीक है बेटा, चलिए पहले तो हम यूनिट कन्वर्जन सीखते हैं कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे हम। जैसे यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, यानी कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा हमारा? 1000 माइक्रो मिलीमीटर के। ठीक है बेटा, अब देखो ये वाला जो सर्कल है हमारा, ये वाला जो सर्कल है, अब इसका एरिया कितना आया था, इसका डायामीटर कितना आया हमारा? इसका डायामीटर आया 5 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितने मिलीमीटर हैं? 5 मिलीमीटर हैं। हमारे पास कितना है? 5 मिलीमीटर है। तो 5 मिलीमीटर यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5000 माइक्रोमीटर। ठीक है बेटा, यानी कि ये वाला जो एरिया है, अब हमारे पास ये आ गया कि ये जो सर्कल का जो डायमीटर है ये कितने माइक्रो मिलीमीटर का है हमारा? 5000 माइक्रो मिलीमीटर का है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, हमें पता कैसे चलेगा साइज ऑफ सेल का। तो आप क्या लेंगे? अनियन ले लेंगे। ठीक है, अनियन की जब आप अनियन को छीलते हैं ना तो
तो एक पतली सी झिल्ली सी निकलती है, पतली सी एक मेम्ब्रेन निकलती है, ठीक है। उसको आप ले लेंगे, उसका छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, एक कांच की ऐसी रेक्टेंगल शेप की, एक कांच की, ट्रांसपेरेंट कांच की एक क्या होती है, इसको हम बोलते हैं स्लाइड, ठीक है। और एक चौकोर छोटी सी और बहुत इससे बहुत पतला सा, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि ये सर्कुलर भी होती है और ये चौकोर भी होती है, इसको बोलते हैं हम कवर स्लिप, ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, कवर स्लिप। तो जब हम यहाँ पर अनियन की पील रख देंगे, फिर इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको ढकेंगे। बट इससे पहले हमें क्या करना होता है, सेफ्रेनिन, ये एक पिगमेंट होता है, ये कलर पिगमेंट होता है, इसको डालते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारी अनियन की पील है ना, वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। अब वो ट्रांसपेरेंट होगी तो हमें दिखाई नहीं देगी। तो सेफ्रेनिन क्या है, ये एक कलर पिगमेंट है, ये क्या कर देता है, इसकी सेल में कलर कर देता है, यानी कि अब जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कलर्ड सेल दिखाई देगी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, चलिए बच्चों, अब देखो हम बेटा क्या करेंगे, ये वाली स्लाइड, इस वाली स्लाइड को हम यहां पर स्टेज पर रखेंगे और स्टेज पर रखने के बाद में हम यहां पर अपनी आईज रखकर, ठीक है, यहां पर हम अपनी आईज रखकर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जब हम इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की बॉक्सेस दिखाई देंगे और वो बॉक्स वेल अरेंज्ड होंगे। कैसे होंगे, वेल अरेंज्ड होंगे, ठीक है बेटा, कैसे होंगे, वेल अरेंज्ड। इनमें आपको छोटे 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 डॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स होंगे इनमें, ये आपको दिखाई देंगे। क्लियर है। अब हमें ये पता करना है कि ये जो सेल हैं, कितनी ये जो सेल हैं, इनको काउंट करेंगे आप। सपोज करो आपको इस सर्कल में दिख रहा है, तो आपको सपोज करो कितनी 25 सेल ये दिख रही है, ठीक है, 25 सेल, ठीक, 25 सेल आपको दिख रही हैं सपोज करो। तो हम एस्टीमेट कैसे लगाएंगे कि इन सेल का साइज कितना है, यानी कि देखो अनियन को वैसे छीलते हैं तो हमें पील नहीं दिखाई, उसकी जो सेल है नहीं दिखाई देती। तो अब ये बॉक्सेस जो हमें दिख रहे हैं, तो कितना लार्ज हुआ होगा कि हमें ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। चलिए बच्चों, तो साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, सेल निकालने के लिए फॉर्मूला है डायमीटर, डायमीटर ऑफ विजिबल एरिया, एरिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर हमें किसी जिस भी सेल का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, जिस भी सेल की हम स्टडी कर रहे हैं, उसके नंबर के बेस पे अगर हम सेल काउंट कर लें, तो उसके नंबर के बेस पे, यानी कि सेल के नंबर के बेस पे हम ये पता कर सकते हैं कि हमने सेल को कितना बड़ा करके देखा, कितना एनलार्ज करके देखा, ठीक है बेटा। तो देखो ये जो डायमीटर है, इसमें घबराना नहीं है आपको। ये डायमीटर मैंने यहाँ मेजर किया था ना,
5 मिलीमीटर, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है जो हमें ये विजिबल एरिया है इसका डायमीटर क्या था सर्कल का 5 मिलीमीटर, और कन्वर्जन हमने क्या किया था कि 1 मिलीमीटर कितने के बराबर था हमारा 1 माइक्रोमीटर के बराबर था। तो हमारा ये कितना आया था 5, तो हमने क्या किया था कि 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5000 माइक्रोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा 5000 माइक्रोमीटर है दिस इज अ डायमीटर, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे 5000 माइक्रोमीटर को हम यहाँ रख देंगे। और नंबर ऑफ सेल मैंने आपको बताया था ना कि जब आप किसी स्लाइड के ऊपर रखी हुई सेल को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो सपोज करो आपको इसके अंदर आपको 25 सेल आपने काउंट की कि मुझे 25 सेल दिखाई दे रही हैं, तो आप वो 25 सेल को यहाँ पर रख देंगे। जब आप इसको कट करेंगे तो देखो कितना आएगा 200 माइक्रोमीटर। यानी कि जब हमने अनियन की पील को देखा किसमें माइक्रोस्कोप में अनियन की पील को देखा तो उसको हमने 200 टाइम एनलार्ज करके देखा, उसका साइज कितना है यानी कि 200 माइक्रोमिलीमीटर होगा। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा अगला जो टॉपिक है वैसे तो वो मैं आपको समझाने वाली हूँ, जो हम स्टडी करेंगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, यानी कि हम बात करेंगे स्ट्रक्चर इसमें क्या हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। जब आप इस एक्टिविटी से आगे बढ़ेंगे तो आपको अपना टॉपिक क्या मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो बेटा हमें पढ़ना क्या है इसमें, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारी सेल होती है ये हमारी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, सेल किसका फॉर्मेशन करती है टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। और टिश्यू किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑर्गन किसका फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सेल भले ही टिश्यू बना रही हो, भले ही ऑर्गन बना रही हो, या भले ही क्या है ऑर्गन सिस्टम बना रही हो, फिर भी ये क्या है अपना अलग अलग काम करती है। यानी कि कैसे काम करती है कि ये सेल इकट्ठा होकर काम करती हैं टिश्यू में। अब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होकर काम करते हैं ऑर्गन में, और जब बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा होकर काम करते हैं तो इसको कहते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। तो बेटा कहने का मेरा मतलब ये है कि सेल स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन में ऑर्गेनाइज्ड होती है। यानी कि सेल स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन को क्या करती है ऑर्गेनाइज करती है, और ये सब एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक काम करते हैं, एक विशेष कार्य करते हैं। अब बेटा सेल को यूनिट के रूप में काम करने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ और अपनी सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्ट करने के कैपेबल होना चाहिए। यानी कि जो सेल है ना वो भले ही टिश्यू बन गई हो, यानी कि बहुत सारी जो सेल है वो इकट्ठा हो गई है और उन्होंने इकट्ठा होकर क्या बना लिया है टिश्यू बना लिया है। ठीक है, तो ये सेल आपस में क्या करती हैं इंटरेक्ट करती हैं, ये आपस में भी इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, और जो सराउंडिंग होती है उससे भी ये इंटरेक्ट करती हैं। यानी कि सेल ऐसी होनी चाहिए जो आपस में भी इंटरेक्ट करती हो और सराउंडिंग से भी क्या कर सकती हो इंटरेक्ट कर सकती हो। ये इंटरेक्शन सेल की बाउंड्री से होती है। यानी कि
अगर हमारे पास कोई सेल है, कोई भी सेल है, सपोज ये जो सेल है, तो दूसरी सेल से इंटरेक्शन कहां से होगा, यहां से, ठीक है, यहां से, और ये वाली सेल कहां से करेगी, यहां से। यानी कि ये जो बाउंड्री है जहां ये मिल रही हैं, ये यहां से क्या करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं। जहां सब्सटेंस सेल और आप ये कह सकते हो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच से मूवमेंट करते हैं। यानी कि ये जो दो सेल है ना, ये अपने किसी सब्सटेंस को इधर भेज सकती है और ये वाली सेल अपने किसी सब्सटेंस को इधर भेज सकती है, ठीक है। यहां तक कि जो यूनिसेल्यूलर या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं या जीव होते हैं, वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस को क्या करते हैं, मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। यानी कि कोई भी सेल होगी ना, सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर है। चलिए मैं दूसरा पेज ले लेती हूं, उसमें समझाती हूं आपको। तो सपोज करो कोई सेल है और ये जो सेल की ये आउटर कवरिंग जो आप देख रहे हो, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज आपको दिखाई देंगे। वन बाय वन मैं आपको सारे ऑर्गेनेलीज के बारे में बताऊंगी। तो ये जो आउटर कवरिंग है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक सेल दूसरी सेल से जब इंटरेक्ट करती है तो इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करती है, और इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये अपने सब्सटेंस को एक्सचेंज भी करती है। तो जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी है, सिंगल सेल जो जीव हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और उसी के थ्रू हमारे एनवायरनमेंट के साथ में क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली जो हमारा अब टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन। मैं इसको मिटा देती हूं, जरा साफ साफ लिख दूंगी तो आपको समझ आएगा। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, अब हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसको हम बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब बेटा मैं वन बाय वन आपको, यहां से आप नोट्स बनाते चलिए। वैसे तो आपने पहले भी नोट्स बनाए होंगे, यहां से नोट्स बनाते चलिए। सेल मेम्ब्रेन है क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं यहां बना देती हूं कि ये अगर सेल है तो सेल की जो ये आउटर कवरिंग होती है, ये कैसी होती है, बहुत थिन होती है। तो मैं ये कह सकती हूं अ थिन बाउंड्री, a thin boundary that surround आई होप सो आपको दिख रहा होगा, डी मैं यहां लिख देती हूं, सराउंड अ सेल, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, एक थिन बाउंड्री है जो किसी सेल को क्या करती है, घेरे रहती है, ठीक है। अब दूसरा हम लिखते हैं क्या है, इट प्रोटेक्ट सेल कंटेंट। ये दूसरा क्या काम करती है कि सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसको क्या करने का काम करती है, ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। क्या काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तीसरा क्या है इसका काम, इट डिफाइंड द
इंडिविजिबिलिटी ऑफ सेल, यानी कि ये किस चीज का काम करती है? सेल की इंडिविजिबिलिटी को ये क्या करती है? डिफाइन करती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं, ये क्या करती है कि सेल की जो विशिष्टता है, विशेषता है, उसको क्या करती है? डिफाइन करती है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ इसका जो मेन पॉइंट है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिव परमेबल। इसका मतलब क्या है? मतलब समझिए, ये केवल कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने देती है और जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं उनको अंदर जाने नहीं देती। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेलेक्टिव मेम्ब्रेन क्या है कि विच अलाउ some substance to pass through it। ठीक है, while blocking others। यानी कि सेल के लिए जो सब्सटेंस कैसे होते हैं? यूजफुल होते हैं, ये उनको अपने अंदर जाने देती है, और जो दूसरे सब्सटेंस है जो सेल के लिए अच्छे नहीं होते या जिन पार्टिकल का साइज बड़ा होता है उनको ये अंदर जाने नहीं देती। इसीलिए इसको कहते हैं सेलेक्टिव परमेबल। सेलेक्टिव मतलब कुछ सेलेक्टेड चीजें ही अंदर जा सकती हैं, सभी चीजें किसी भी सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। परमेबल मतलब जिसमें से आर पार जाया जा सके, यानी कि वो सेल जो अपने अंदर आर पार तो जाने देती हो लेकिन कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही। जैसे आपकी क्लास में केवल 9th का बच्चा ही क्या कर सकता है? बैठ के स्टडी कर सकता है। 6 का, 7th का या 8th का बच्चा नहीं बैठ के स्टडी कर सकता, क्योंकि आप जो सेलेक्टेड बच्चे हो वो ही क्या है? क्लास में पढ़ेंगे। उसी तरीके से क्या है कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें केवल वो ही सब्सटेंस जा सकते हैं जिन्हें वो चाहती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं SPM, यानी कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसको SPM के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, अब जो हम बात करेंगे, आपकी NCERT में एक एक्टिविटी है। अब की बार NCERT में एक्टिविटी तो पहले भी होती थी, लेकिन अब की बार हमें ज्यादातर चीजें एक्टिविटी से ही सीखनी है। एक्टिविटी 2.2। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। जब आप स्कूल में जाओगे तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो वैसे तो इस एक्सपेरिमेंट को, और हो सकता है कि आपकी मैम भी आपको कराएं। तो इस एक्टिविटी में करना क्या है बेटा कि आपको आलू के 2 टुकड़े लेने हैं। ठीक है, कोशिश करना आलू के टुकड़े बराबर से ही हों। ठीक है, साइज दोनों का बराबर हो। ठीक है, 2 आलू के टुकड़े आप काट लेंगे। बीकर लेना है फिर आपको। ठीक है, एक बीकर को मैंने मान लिया A और एक बीकर को मान लिया मैंने B। ठीक है, A बीकर में तो मैंने क्या लिया है? वाटर, और B बीकर में मैंने लिया है साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, साल्ट सॉल्यूशन। अब ये जो आलू के टुकड़े हैं वो हम किस में डाल देंगे? इसमें। ठीक है, एक को A में डाल देंगे और एक को डाल देंगे B में। आप इनको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दीजिएगा। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब ये आलू आप डालो इन सॉल्यूशन के अंदर तो इनका वेट कर लेना। ठीक है, इनका
वेट कर लेना, ठीक है। कुछ समय के बाद इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दें। आप क्या देखेंगे बेटा, जो हमारा बीकर ए है, यानी कि ए बीकर, इसमें जो आलू का टुकड़ा है, इसमें क्या हो गया, इसमें आलू का जो टुकड़ा है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। और बी में जो आलू का टुकड़ा है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। ये आप ऑब्जर्व करोगे। अब ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर से पार होने देती है और कुछ को नहीं होने देती। तो जो सब्सटेंस सोल्यूबल होते हैं, जैसे पानी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, इनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या आप कह दो कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, इनको अपने अंदर से आर पार होने देती है, ठीक है। चलिए, तो ये जो प्रोसेस हुआ, मैं इसको मिटा देती हूँ, ज्यादा घिच पिच हो गया, ठीक है। पहले आप इस एक्टिविटी को उतार लें, ठीक है, उतार लेना, वीडियो को पॉज करना और इसको उतार लेना, साफ साफ बनाना, ठीक है। चलिए, चलो बच्चों, इसमें क्या हो गया, इरेजर में चलो, तो बेटा क्या होगा, जो ए बीकर में होगा वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, आपको उसका साइज बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और बी बीकर में क्या होगा, उसका साइज आपको स्मॉल दिखाई देगा, ठीक है। कैसा दिखाई देगा, आपको स्मॉल दिखाई देगा, ठीक। चल, तो ये जो प्रोसेस हुआ है कि लार्ज हो गया ए बीकर वाला, तो इसमें हुआ क्या कि बीकर के अंदर का जो पानी है वो किस में एंटर कर गया, वो पोटैटो में, आलू के अंदर एंटर कर गया। और आलू के अंदर जैसे जैसे पानी भरता चला गया, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। और क्योंकि बीकर बी में क्या था, साल्ट सॉल्यूशन था, ठीक है, तो जो पानी आलू के अंदर था वो क्या आ गया, बाहर आ गया, किसमें, बीकर के अंदर आ गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओस्मोसिस टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हिट द बेल आइकन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।